आज सुनेंगे कहानी इज्जत। सास सरिता जी को एक आदत थी, घर में जो भी चीजें खराब हो उसका दोष बस बहू पर डाल दो। पंखा बंद हो गया तो बहू जिम्मेदार, दूध फट गया तो बहू जिम्मेदार, मेहमान नाराज हो गए तो बहू जिम्मेदार। सालों से यही चल रहा था। बहू प्रीति हर बार चुप रह जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि घर की शांति बनी रहनी चाहिए। उस दिन घर में रिश्तेदार इसीलिए आए थे क्योंकि छोटे देवर की बेटी की सगाई तय हुई थी। बैठक में सब लोग बैठे थे और हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक सरिता जी ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, हमारे घर की तो किस्मत ही उस दिन खराब हो गई थी जब ये बहू आई। कोई काम इसे ठीक से होता ही नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। प्रीति उस समय चाय लेकर अंदर आ रही थी। उसने साफ साफ अपनी सास की बात सुन ली, लेकिन सरिता जी इस बार सिर्फ ताने तक नहीं रुकी। वो एक एक करके ऐसी बातें गिनाने लगी जिनमें प्रीति की कोई गलती थी ही नहीं। सरिता जी बोली, पिछले साल जो मेहमान नाराज होकर गए थे उसकी वजह भी यही थी, और जो मेरे गहने गायब हुए थे उसमें भी मुझे इसी पर शक था। ये सुनकर कई रिश्तेदार हैरान रह गए, क्योंकि गहने बाद में अलमारी के दूसरे खाने से मिले थे और सबको सच्चाई पता थी। प्रीति ने पहली बार ट्रे मेज पर रखी और वहीं खड़ी हो गई। उसने ना रोया ना गुस्सा किया, बस शांत आवाज में बोली, माँ जी, आज इतने लोगों के सामने आपने जो कहा है उसका जवाब भी यहीं और सबके सामने मिलेगा। सरिता जी हंस पड़ी। अच्छा, अब तो मुझे जवाब देगी? प्रीति ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आज दूंगी और पूरा दूंगी। बैठक में बैठे सभी लोग अब दोनों को देखने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सालों से चुप रहने वाली प्रीति आज पहली बार खुलकर बोलने वाली है। सरिता जी को अभी भी भरोसा था कि दो चार बातें बोलकर प्रीति फिर चुप हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई? सबके सामने बड़ी बहादुर बन रही थी ना, अब बोल। प्रीति ने धीरे से कहा, मैं सोच रही हूं कि शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि आपने तो इतने सालों में मेरे नाम पर इतनी बातें जोड़ दी हैं कि एक दिन में सब गिनना मुश्किल है। ये सुनकर कुछ रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो सरिता जी का चेहरा कस गया। प्रीति ने सामने बैठे बड़े मामा जी की तरफ देखकर कहा, मामा जी, आपको याद है पिछले साल जब आपने यहाँ आने पर माँ जी ने कहा था कि मैंने जानबूझकर खाने में नमक ज्यादा डाल दिया है? मामा जी ने तुरंत कहा, हाँ याद है। प्रीति बोली, उस दिन खाना मैंने नहीं बनाया था, माँ जी ने खुद बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बड़े रिश्तेदारों के सामने सिर्फ वही खाना बनाएगी। कमरे में बैठे कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। मामा जी ने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ अब याद आया, उस दिन तो दीदी ही रसोई में थी। सरिता जी तुरंत बोली, अरे एक पुरानी बात पकड़ ली। लेकिन प्रीति अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, और जो गहने वाली बात अभी आपने कही उसका सच भी सब जानते हैं। गहने मुझे नहीं मिले थे, आपकी ही अलमारी से निकले थे वो। फिर भी पूरे मोहल्ले में आपने यही कहा कि बहू पर शक है। इस बार कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सरिता जी का बेटा सौरभ भी वहीं बैठा था। वो सालों से माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि प्रीति सिर्फ अपनी सफाई नहीं दे रही, बल्कि उन बातों का हिसाब मांग रही है जो उसने बिना गलती के झेली हैं। प्रीति ने सौरभ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारी नौकरी चली गई थी तो माँ जी ने सबको बताया था कि मेरी बदकिस्मती की वजह से ऐसा हुआ है। सौरभ ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे याद था कि उस समय भी प्रीति चुप रही थी, जबकि उसने ही अपने सिलाई कढ़ाई के काम से घर का पूरा खर्च संभाला था। अब रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। जो लोग हमेशा सरिता जी की बात को सच मान लेते थे, वो पहली बार कहानी का दूसरा हिस्सा सुन रहे थे और सोच में पड़ गए थे। सरिता जी को महसूस होने लगा कि माहौल उनके हाथ से निकल रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया,
बहू होकर तू मुझे सबके सामने कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रीति ने शांत स्वर में कहा। कटघरे में मैं नहीं खड़ा कर रही माँ जी, आपके अपने शब्द आपको खड़े कर रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि मैं चुप नहीं हूँ। ये सुनते ही सरिता जी का चेहरा लाल पड़ गया। उन्हें पहली बार लगा कि जिस बहू को वो हमेशा दबा हुआ समझती थी, वो अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बस कर प्रीति, बहू होकर अपनी सास की इज्जत उतारने में तुझे शर्म नहीं आ रही? प्रीति ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जिसे सुनकर सब चुप हो गए। इज्जत की बात आप कर रही हैं माँ जी? इज्जत तो तब उतरती है जब किसी बेगुनाह पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, जब हर गलती का दोष एक ही इंसान के सिर मढ़ दिया जाता है। रिश्तेदार अब खुलकर सरिता जी की तरफ देखने लगे थे। तभी बड़ी मामी बोली, दीदी एक बात तो सच है, हमने जब भी इस घर में कदम रखा बहू को ही काम करते देखा, लेकिन तारीफ हमेशा आप अपनी ही कर लेती थी। सरिता जी को जैसे करारा झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ बोल देगा। सरिता जी ने गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखा। सौरभ, तू चुपचाप अपनी माँ की बेइज्जती देख रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, प्रीति गलत नहीं कह रही है। मैं सालों से चुप रहा क्योंकि मुझे लगा कि बोलने से घर टूट जाएगा, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि घर चुप रहने से नहीं बल्कि अन्याय सहने से टूटता है। ये सुनते ही सरिता जी का चेहरा उतर गया। जिस बेटे को वो हमेशा अपने पक्ष में देखती थी, वही आज उनके सामने खड़ा था। सरिता जी गुस्से और बौखलाहट में कुर्सी से उठी और बोली, अगर मेरी बात इस घर में किसी को पसंद नहीं तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। देखती हूँ मेरे बिना कैसे चलता है ये घर। सरिता जी ने गुस्से में अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उनकी चाल में अभी भी वही अकड़ थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जैसे हर बार होता आया है, इस बार भी सौरभ या कोई रिश्तेदार दौड़कर आएगा, उनका हाथ पकड़ेगा और कहेगा, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए। लेकिन इस बार बैठक में बैठे सभी लोग खामोश थे। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ना सौरभ उठा, ना कोई रिश्तेदार बोला, ना प्रीति आगे बढ़ी। सरिता जी ने जैसे ही मुख्य दरवाजा खोला, बाहर तेज कड़कड़ाती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाहर का घना अंधेरा और तूफान देखकर उनके पैर वहीं चौखट पर ठिठक गए। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन किसी की आंखों में उन्हें रोकने की गुहार नहीं थी। पहली बार सरिता जी के घमंड का किला पूरी तरह टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि जो डर और रौब उन्होंने सालों से बना रखा था, उसकी वजह से आज वो अपनों के बीच ही अकेली पड़ गई हैं। बाहर जाने की ना उनमें हिम्मत थी और ना अंदर आने का अहंकार बचा था। वो वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रीति चुपचाप उठी। वो सरिता जी के पास गई और उनके हाथ से बैग ले लिया। प्रीति ने उन्हें सहारा देकर उठाया और शांत आवाज में कहा, माँ जी, ये घर आपका है और हमेशा रहेगा। आपको कोई इस घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन आज से इस घर में किसी की हुकूमत नहीं बल्कि सबका सम्मान चलेगा। अगर आप दूसरों को इज्जत दे सकती हैं तो ये घर आपका स्वागत करता है। सरिता जी ने भीगी आंखों से प्रीति को देखा। जिस बहू को वो हमेशा नीचा दिखाती थी, आज उसी ने उन्हें बिखरने से बचा लिया था। उन्होंने प्रीति का हाथ थाम लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैं इस घर की मालकिन बनने के चक्कर में कभी माँ ही नहीं बन पाई। मुझे आज समझ आया कि लोगों को डराकर घर पर राज तो किया जा सकता है, लेकिन सम्मान और प्यार नहीं पाया जा सकता। सौरभ ने आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछे। कई सालों बाद पहली बार घर में एक ऐसी शांति फैली थी जिसमें डर नहीं
बल्कि अपनापन था। घर कभी भी किसी एक इंसान की हुकूमत या रौब से नहीं चलता। घर तब बनता है जब वहां रहने वाले हर सदस्य को, चाहे वो बहू ही क्यों ना हो, पूरा सम्मान और आदर मिले। रिश्तों की डोर डर से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान से मजबूत होती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें एन के हिंदी कहानियां।